बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9/11 है। कोई 20 साल पहले एक बहुत बड़ा वाक़या जो है दुनिया में रूनुमा हुआ। 9/11 का वाक़या तो सबको याद होगा कि अमेरिका में जिस तरह से चार मुबैना तौर पर मैं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि चार जहाज़ों ने, दो ने ट्विन टावर्स को अटैक किया, एक ने पेंटागन को और एक किसी मैदान में जाकर गिरा और यूं एक बहुत बड़ा सानिया जो है रूनुमा हुआ, जिसने दुनिया का जो मुस्तकबिल है उसको बदल के रख दिया। और उसके बाद 20 साल तक अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने जिस तरह से रिटेलिएट किया और नाटो की फोर्सेस ने जिस तरह से रिटेलिएट किया अलकायदा को ख़त्म करने के लिए और दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए, तो वो एक बहुत लंबी कहानी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट हुआ वो हमारी दुनिया की जो मीशत थी उसके ऊपर हुआ, जो समाज था उसके ऊपर हुआ, जो इन्वायरमेंट था उसके ऊपर हुआ। आज हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जो हाइब्रिड वॉर्स होती हैं या फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है वो किस तरह से बड़ी बड़ी तबाहियां जो है वो मुल्क के अंदर लेकर आता है। लेकिन क्योंकि बाज़ जो हमारे डिफेंस और सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का जो सबसे हाई आउटकम थी वो 9/11 का वाकया है, क्योंकि जिस तरह से उसके लिए एक इंफॉर्मेशन के जरिए से या मीडिया के जरिए से जो हाइप क्रिएट की गई और तशद्दुद की जो कार्रवाइयाँ हो रही थी उस वक्त दुनिया में अलकायदा के खिलाफ और इस तरह से जो दूसरे टेररिस्ट कोट एंड कोट ग्रुप से उनके खिलाफ जिस तरह से एक हवा उस क्रिएट किया गया। और फिर एक लोग अभी भी 9/11 के बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं और वो कहते हैं कि शायद इट वॉज क्रिएटेड, इट वॉज नॉट स्पॉन्टेनियस, इट वॉज प्लान्ड, इस तरह की। लेकिन उसके बाद 9/11 के बाद की जो सूरत हाल है उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि दैट इज पार्ट ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। और इसके ज़रिए से कुछ जो इंटरेस्ट ग्रुप थे ग्लोबल उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, लेकिन उससे जो दुनिया की तबाही हुई है आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। एक तो हम इसको इंसानी जो सानिया है उसके हवाले से भी हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे डॉक्टर इमरान अशरफ साहब के पास, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं और हाइब्रिड वॉरफेयर के ऊपर जो है एक अमीक निगाह रखते हैं। डॉक्टर इमरान अशरफ साहब, हमें ये बताइए कि किस तरह से ये जो हाइब्रिड वॉर है मीडिया के ज़रिए से और मुख्तलिफ और तरीक़ों के ज़रिए से किस तरीके के से आप एक लॉबिंग करते हैं अपने किसी इशू के हवाले से और फिर उसकी जो आउटकम आती है उसका क्या इम्पैक्ट होता है। जनाब डॉक्टर इमरान अशरफ साहब। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल सही कहा कि 9/11 एक ऐसा वाक़या है जिसने दुनिया की तारीख को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। और अगर हम पोस्ट 9/11 की बात करें, उसके आफ्टर मैथ की बात करें, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें एक आउटकम या डेवलपमेंट नज़र आता है वो है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, या जिसको हम हार्ड वॉरफेयर भी कह सकते हैं। इससे सबसे इम्पोर्टेंटली नेशंस के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिस्टम्स को तो इम्पेक्ट किया ही है, उनके आइडियाज़ के, उनके यूथ हैं उनके आइडियाज़ को भी इम्पेक्ट किया है। जब हम हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं तो बेसिकली हाइब्रिड वॉरफेयर इज द ब्लेंड ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड वॉरफेयर। सॉफ्ट वॉरफेयर के अंदर आपके आइडियाज़ आते हैं, जिसमें आप किसी भी कौम के लॉजिकल उसके जो इमोशंस होते हैं उसको आप इम्पेक्ट करते हैं, उसको डीमोरलाइज करते हैं। और डेफिनेटली आप किसी कौम की अगर उसको साइकोलॉजिकली अंडर प्रेशर ले आएँ तो आप मकासद हासिल कर सकते हैं। अब जो अहम सवाल है वो सवाल ये है कि हार्ड वॉरफेयर हमें मालूम कैसे है कि किसी भी कौम के अंदर या किसी भी कौम के खिलाफ वॉरफेयर टेक यूज़ हो रहा है, और ये कैसे होता है। सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, तो सबसे इम्पोर्टेंट टूल न्यू मीडिया है, इंक्लूडिंग प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल गैजेट्स एटसेट्रा, जिस इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारी जो जनरेशन है वो असरात कबूल कर रही है। हमारे यहाँ
न्यू मीडिया और सोशल गैजेट्स तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं, जिससे हमारी जनरेशन करेक्ट है, नॉट ओनली विद इन स्टेट, विद इन द कंट्री, बट आउटर वर्ल्ड एज वेल। तो वो बराह रास्त किसी से भी अपने आइडियाज कर सकते हैं और उस इन्फ्लुएंस कबूल कर सकें सोशल मीडिया के जरिए से। अब वेरी इंपॉर्टेंटली इसके दो तरीके जानने के। एक तरीका ये है कि आपको लीडरशिप बताती है, डिटरमिन करती है कि लिए ओके यू आर अंडर हाइब्रिड वॉरफेयर में। हमारे यहाँ हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एंड डाउन इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे मिलिट्री चीफ बारहा दफा कह चुके हैं पाकिस्तान इज अंडर हाइब्रिड वॉरफेयर। हमारे DGIS डेफिनेटली वो भी कह चुके हैं इस पर। अब वो कौन इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें मालूम है कि यस पाकिस्तान इज अंडर हाइब्रिड वॉरफेयर एंड देयर आर लाइक व्हाट टू टेक सम स्टेप्स टू डू इट। सबसे पहला के तीन कंपोनेंट है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो कि ऑप्टिमिज्म और एफसी जो है वो डिटेरियोरेट कर जाते हैं उस कौन। आज आप देख तो आपको हर शख्स मायूस दिखेगा। हमारी जो नौजवान नस्ल वो अगर उससे बात है तो ऑप्टिमिस्टिक, दे आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक बट रादर दे आर पेसिमिस्टिक। इसी तरह एफसी जो है इंस्टीट्यूशन वो हमें कम हो दिखाई देती है। फिर सेकेंड इंडिकेटर है कि आपकी जो सेल्फ परसेप्शन है और बिहेवियर टुवर्ड्स वुमेन एंड चिल्ड्रन वो शेप हो जाता है अंदर। आज अपने पाकिस्तान जैसे इस्लाम के अंदर बच्चों के साथ लाइक इफ यू टेक केस ऑफ द ज़ैनब जो हमारे यहाँ कसूर के अंदर हो उसको आप देख लें, एंड सो मेनी केसेस ऑफ दैट दे आर रिपीट। खवातीन के अंदर आप यस वी एग्री कि पाकिस्तान जैसे इस्लामिक मुल्क के अंदर खवातीन का बहुत एहतराम होता है। बट द क्वेश्चन इज कि अभी अब मोटर के ऊपर जो एक हुआ है जस्ट फ्यू डेज बैक, तो आप देख सकते हैं कि हाउ द न्यू मीडिया इज शेपिंग परसेंट टुवर्ड्स वुमेन। तो खवातीन क्यों भी, उसके अलावा खवातीन के अपनी सोच के ऊपर भी डेट स्टार्ट हो जाती है। और टॉक अबाउट द राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है या क्या गलत है, लेकिन औरत के ऊपर हमारे यहाँ डिबेट ही रही, औरत मार पर बहुत सारी चीजें, मेनी थिंग्स आर देयर। सो समथिंग इज लाइक लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन, रीशेपिंग हो रही है, कुछ रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। और इसका जो लास्ट कंपोनेंट है वो है सर्जिकल इंजरीज। ये फिर लोग मायूस के सुसाइड करते हैं। हमारे यहाँ बच्चे यूनिवर्सिटीज देखें, आए दिन रिपोर्ट है कि सुसाइड अटेम्प्ट कर ली है, सुसाइड कर लिया है। हमारे यहाँ उसके अलावा यंग जनरेशन जॉब जिनको नहीं मिलता आप उनको देख लीजिए। तो सो मेनी केसेस जो एडल्ट्स हैं वो रहे हैं। जो हमारे एक पोस्ट 9/11 के एक्सट्रीमिज्म जो बढ़ा, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने डीरेलाइज कर लिया अपने जनरेशन को बहुत हद, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डी रेडिकलाइज्ड, और एक्सट्रीमिज्म उस तरह हम नहीं देखते अपने के अंदर। लेकिन हम 9/11 की बात की है तो पोस्ट 11 में हमारी सर्जिकल इंजरीज बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो ये वो सारे फैक्टर हैं कि जो हमें नज़र आता है कि येस देयर इज हाइब्रिड वॉरफेयर, और हमें इससे सीरियसली निपटने की कोशिश और स्टेप्स चाहिए, और गवर्नमेंट लेवल पे चाहिए, सोसाइटी और इंडिविजुअल लेवल पे चाहिए, इंस्टीट्यूशंस की तरफ चाहिए, और ये हम भी कामयाब होते हैं। डॉक्टर इमरान अशरफ सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वॉर के किस तरह से और उसके इंडिकेटर्स का। अभी कोई 2 रोज पहले जो है आप जैसे आपने जिक्र किया कि आर्मी चीफ ने भी कहा है कि वी आर विक्टिम ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, और हमारे यहाँ ये प्रोपेगेंडा, और गवर्नमेंट जो है उसको ये कोशिश करनी चाहिए, बल्कि उसको ये काम करना चाहिए कि वो अपने जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं, अपनी पॉलिसीज़ हैं, उसके अंदर इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करें और कॉम्बैट करने के लिए अपनी कोई एक्शन प्लान के साथ सामने आए। मतलब इस वक्त अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या इकदाम, इसका मतलब दो बातें जो मुझे समझ में आई। एक बात तो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हाइब्रिड वॉर या फिफ्थ जनरेशन वॉर के उन इंडिकेटर्स से वाकिफ नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अगर वो वाकिफ होती तो जाहिर है कि चीफ ऑफ आर्मी जो है, आर्मी चीफ को ये कहने की जरूरत ही पेश नहीं आती कि गवर्नमेंट जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने इनिशिएटिव्स के अंदर फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को कॉम्बैट करने के लिए इकदाम उठाए। व्हाट इज योर कमेंट, व्हाट इज योर टेक ऑन डॉक्टर इमरान अशरफ साहब? जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो ये है कि कंफ्यूजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ वॉरफेयर।
कि हर लेवल के ऊपर जो पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे वो यूथ हो, इस सब अगर यूथ को देखें तो एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशंस, और ऑप्टिमिस्टिक लेवल नहीं है, पॉजिटिविटी का है टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशन। जब हम आम बंदे देखता है तो कॉन्फ्लिक्ट लेवल, तो उसमें यस यू राइट, लीडरशिप को like they are from the politician, whether they are from the academia, whether they are from the media, but they are from the like youth or military, कोई भी campus हैं, हमारे ग्रुप्स हैं, वो सारे डेफिनेटली मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। उन्होंने अट्रैक्ट किया है कि जो कंपोनेंट्स हैं लाइक पॉलिटिकल लीडरशिप एंड ऑल दैट, कि हमें मिलके बैठना है और हमने इसको एड्रेस करना है। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो हमारा लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हाइड थ्रू द मीडिया, और आप इस हाईलाइट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक या इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रोल कर रहा है। अब आपका जो सवाल है वो ये है, हम ऐसा क्या करते हैं कि हम अपने बिजनेस को बेहतर कर सकते हैं। इस सबसे पहली जो बात है वो है कि आप हाइब्रिड वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स को अपने यहाँ पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के इन्वॉल्व कीजिए, और इसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आप पॉलिसीज कराइए। आप अपने मीडिया से लोगों को लीजिए, एकेडमिया से लीजिए, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स बैठ के अब इन पॉलिसीज ना बनाए, बल्कि और सिर्फ पॉलिटिशियंस पे नहीं बल्कि सोसाइटी और यूथ जिसके ऊपर ये पॉलिसीज बन रही हैं, जो सबसे ज्यादा विक्टिम है वॉरफेयर का, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। वो क्या सोचते हैं, चाहते हैं, उनके इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है बलूचिस्तान के अंदर, पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो आप पे इंटीग्रेट करना है। इंक्लूसिविटी इज द वे टू डील विद द चैलेंज। इंक्लूसिव बना है, एक्सक्लूड नहीं करना हम किसी को भी। क्या प्रोसेस आप सजेस्ट करते हैं कि इंक्लूड करने के लिए, और गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, उसके अंदर इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए व्हाट शुड बी द मैकेनिज्म ऑफ डूइंग इट? डॉक्टर इमरान अशरफ साहब, डॉक्टर इमरान अशरफ साहब की वीडियो जो है इस वक्त रुकी। हम जाएंगे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट और हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं शमशाद मांगड़ साहब। शमशाद मांगड़ साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, अभी आपने बात कि हम चीफ आर्मी चीफ ने भी कहा है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसको हाइब्रिड वॉर या 5th जनरेशन वॉर जो है उसको अपने पॉलिसीज़ के अंदर रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और पब्लिक अवेयरनेस के लिए उसको हमें सामने लेकर आना चाहिए। जी शमशाद मांगड़ साहब, ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है? बहुत शुक्रिया मनीर साहब। ये मुमकिन उसी सूरत हो सकता है जब हमारी पॉलिसियां शफाफ तरीके से अमल दरामद हो उनके ऊपर। मिसाल के तौर पे आप एक अच्छी पॉलिसी बनाते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता तो आपने वो पॉलिसी बना के जाया कर दी। अभी मैं ये जो इमरान अशरफ साहब जिक्र कर रहे थे, जो मोटरवे पे खातून के साथ ज्यादती का मामला हुआ है, अब इसको आप देखें कि आज ये हुक्म सादर कर दिया गया है कि पंजाब पुलिस जो है वो मोटरवे पे गश्त किया करेगी। तो मैं ये आपके प्रोग्राम के तहत बता दूं कि पंजाब पुलिस अगर मोटरवे पे गश्त करेगी तो जराइम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। मोटरवे एक बिल्कुल सेफ मोटरवे है, और मोटरवे पुलिस के इखलाक की वजह से और मोटरवे पुलिस के जो उन्होंने पॉलिसी बनाई उस पर अमल दरामद की वजह से मोटरवे पुलिस ने नेक नामी कमाई। लेकिन पंजाब पुलिस के तो पल्ले बदनामियों के सिवा कुछ नहीं है। तो जब मोटरवे पे पंजाब पुलिस आ जाएगी तो चोरी डकैती के वाकयात बढ़ जाएंगे। हम यहाँ पाकिस्तान के रहने वाले, पंजाब के रहने वाले, हम जानते हैं कि पंजाब पुलिस की वर्दियों में तो बड़े बड़े खौफनाक किस्म के मुजरमान छुपे हुए। तो जब ये मोटरवे पे होंगे तो हमारा क्या आश्र करेंगे। इसी तरह हमारे दीगर शोबे, मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बताऊं कि अब हमारे ये इमरान साहब ने हमारे नौजवान तबके की बात की है। अब नौजवान तबके को बचाने के लिए हमें मंशियात फरोशों से बचना था। लेकिन मैं आपको एक खौफनाक खबर बताऊं कि 252 खतरनाक किस्म के जो मेन थे स्मगलर, जो मंशियात के स्मगलर थे, वो आला अदालतों से बेगुनाह हो गए। उसकी वजह हमारे कानून में हुक्म था, उन्होंने अच्छे वकील किया और वो बेगुनाह हो गए। अब ये हुकूमत कह रही है हम इस पॉलिसी को मजीद बेहतर करने जा रहे हैं। पॉलिसी जब तक बेहतर होगी, हमारे कितने नौजवान इस गंदी लत में पड़ चुके होंगे और कितने का मुस्तकबिल तबाह हो चुका होगा। तो मैं ये कहता हूं कि जब तक अच्छी पॉलिसियां नहीं होंगी और अच्छा उनके ऊपर मुअस्सर अमल दरामद नहीं होगा तो बेहतरी नहीं आ सकती। लेकिन इस वक्त तो हमारा पूरे का पूरा सिस्टम ही बोता है, पूरे का पूरा सिस्टम ही मफलूज है। तो आप कैसे करेंगे?
ना आप माशरती जो है वो इर्तिका की तरफ, बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, ना आप अपने तालिब इल्मों को बचा सकते हैं, ना आप अपने अवाम को बचा सकते हैं। तो ये तो एक वाकया हुआ जो रिपोर्ट हो गया। सैकड़ों लाखों ऐसे वाकयात हैं जो रोजाना की बुनियाद पर पुलिस छुपाती है। अभी मैं इस चीज का ऐनी शायद हूँ। टिम्स ये वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ एक नर्स के साथ बड़े ऑफिसर ने हरासगी का मामला था। 5 दिन खबरें लगने के बाद आज मुकदमा दर्ज हुआ है। तो भाईजान, जहां जिस मुआशरे में पुलिस खुद जुर्म को छुपाती हो, तो वहां कैसे आप उसको शफाफियत लाएंगे? सही। शमशाद मांगट साहब, 9/11 को हुए 20 साल गुजर गए। इसके बारे में कहा जाता है कि ये भी एक बहुत प्लान्ड स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव था टू टेक ऑन टू सम वेस्टेड इंटरेस्ट। और ये वक्त ने इसको साबित भी किया कि किस तरह से। लेकिन इसकी वजह से जो जियो पोलिटिकल चेंजेस आई हैं, जो सियासी तब्दीली आई है खास तौर पे इस रीजन के अंदर, उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? देखें मीर साहब, आज ट्रंप का बयान मैं अभी पढ़ रहा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। उनका बयान छपा है कि हमारी फौज, पेंटागन जो है वो जंग चाहती है, और जंग जो है वो हमारी खुशहाली का बायस है, क्योंकि जंग करने से हमारी जो असला फैक्ट्रियां हैं वो चलती हैं, और वो चलती हैं तो हमारी मस्जिद का पहिया चलता है। तो लिहाजा जो 9/11 का वाकया था, उसके बाद जो इन्होंने तहकीकाती रिपोर्ट शाया की, जो कुछ भी सामने आया वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे पाकिस्तान की पुलिस अपनी मर्जी से अपने मुलजमान की, जो जहां पे वो खुद जिम्मेदार होते हैं, अपनी मर्जी से एक रिपोर्ट जारी करती है। तो अमेरिका ने जितनी रिपोर्ट जारी की वो उनकी अपनी मर्जी से थी, लेकिन अगर उसकी जेन्युइन तहकीकात होती तो वो एक बिल्कुल प्लानिंग के तहत किया गया था। और उसके बाद जिस तरीके से ये अफगानिस्तान में आए और 25 लाखों, बल्कि शुमार नहीं किया जा सकता, अफगानिस्तान में तबाही हुई, पाकिस्तान में तबाही हुई। तो उसका मकसद आज देखें, आज के बयान को देखें ट्रंप के और उसको देखें, तो मलाएं इसकी कड़ियां कि उनको तो जंग चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना असला बेचना है, और अगर वो जंग नहीं करेंगे तो असला कहां फरोख्त करेंगे। और अभी वो जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने पे जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं जा रहे कि वो तालिबान से डर गए। दर हकीकत वो कोई जंग के लिए मैदान कहीं और सजाना चाहते हैं, ताकि असले की जो उनकी फैक्ट्रियां बना बना के असला थक चुकी हैं, उस असले को कहीं और फरोख्त किया जा सके। लेकिन हर दफा लाजमी नहीं होता कि इंसान की चाल जो है वो बेहतरीन साबित हो, क्योंकि हमारा कुरान फरमाता है कि बेहतरीन चाल तो अल्लाह की है। अब अमेरिका बार बार ये चालें चलता है ताकि उसका असला फरोख्त हो। लेकिन इस 20 साल के अरसे में ये देखे जहां तबाहियां हुई हैं, वहां चाइना जो है वो एक सुपर पावर के तौर पर उभरा है, वहां रशिया ने दोबारा ताकत पकड़ी है। तो अभी सूरत हाल वो नहीं रही जो आज से 20 साल पहले थी। तो लिहाजा ये जरूरी नहीं है कि जो अमेरिका चाह रहा है कि अब नई जगह पे जंग का मैदान सजाए, जैसे अभी इसराइल के हवाले से जो इक़दाम उसने किए हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात को अपने साथ मिलाया है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब चाल अल्लाह की होगी, अमेरिका की नहीं होगी। लेकिन जो चेंजेस हो चुकी हुई हैं, देखें 9/11 एक इतना बड़ा सानिया था। इस पे हम थोड़ा सा आगे बात करते हुए कि उसने जो नस्ल 20 साल के अंदर जो तैयार हुई है, अब जाहिर है कि उस वक्त जो 4-5 साल का बच्चा था वो आज 25 साल का बच्चा है। तो जाहिर है कि उसके जो नफ्सियाती मसाइल हैं या उसकी शख्सियत के अंदर जो 9/11 का इम्पैक्ट आया है, डॉक्टर इमरान अशरफ साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वो बैलेंस्ड शख्सियत के तौर पर नई नस्ल सामने आई है, या बिल्कुल ही वो हाइब्रिड वॉरफेयर से और 5th जनरेशन वॉरफेयर जो इंफॉर्मेशन और इंटरनेट वॉरफेयर है उससे ज्यादा इम्पैक्ट होती नजर आती है? डॉक्टर इमरान अशरफ साहब। जी, मैं इसको यूं देखूंगा कि हमारी जनरेशन है वो जो यूथ है पर्टिकुलरली, और हम पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में इस वक्त 64% यूथ है। दे आर हाईली कैपेबल। जब वो कहीं भी दुनिया के अंदर हैं तो वो दुनिया के साथ ना सिर्फ कम्पीट करते हैं बल्कि उस इन्वायरमेंट के अंदर लीड भी करते हैं। आप किसी भी जगह यूरोप को देख लीजिए, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को देख लीजिए, वहां पर हमारी जो यूथ जब जाता है तो वो लीड करते हैं। तो यूं कहूंगा कि यस, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिस पर हमने फोकस करना है वो ये है कि यूथ और हमारा जो एडल्ट है, इन अदर हमारे जो जनरेशन गैप है वो इस वॉरफेयर ने या जनरेशन वॉरफेयर ने बढ़ा दिया है पोस्ट 9/11। उस अंदर जो इम्पोर्टेंट
जो कंपोनेंट यूज हुआ है, जो टूल यूज हुआ है, डेफिनेटली वो मीडिया यूज हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक यूज हुआ है। हमारी जो जनरेशन है वो इस हद तक ट्रेंड हो चुकी है कि हमारे यहाँ वो जो कि सोशल मीडिया यूज करने के आदी नहीं थे, उनको उन्होंने बहुत दूर है अपनी अचीवमेंट्स के अंदर। तो जब वो अचीव करते आगे बढ़ते गए तो डेफिनेटली एक पैदा हो गया है, और वो गैप, जो बुनियादी गैप है, वो सोच, उस सोच के गैप ने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके ऊपर इम्पेक्ट किया वो है किसी नौजवान के साइकोलॉजी को। तो साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं वो हमें इसलिए नजर आते हैं, वो इमोशन इसलिए हैं कि आज का नौजवान ये समझ है कि उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मौजूद नहीं है लोग, उसके पास अपने कैथारसिस के लिए प्लेटफॉर्म्स नहीं है। वो अगर सोशल के ऊपर भी है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर वो क्लासरूम के अंदर है तो एब्जॉर्ब कर रहा है। प्लेग्राउंड्स कम हो चुके हैं। हमारे यहाँ जो 9 का वाक़या है उसने सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी है उसको इम्पेक्ट किया है, और वो लिमिट कर, हमने बहुत सारी जगहें अपने नौजवान के लिए इसलिए बैन कर दी कि हमें टेररिज्म का अंदेशा था। हमने बहुत सारी जगह इसलिए बैन कर दी कि हमें पे सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद थे, ग्राउंड्स हमारे वीरान हो। तो कैथारसिस के लिए उनके पास जगह नहीं है जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब करता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें करना क्या है नौजवान नस्ल को, जो हमारे लीडरशिप है उसके दरमियान जो एक गैप है तो हमने ब्रिज कैसे करना है, उसमें हमने गैप को ब्रिज ऐसे करना है हेल्दी डिबेट्स को। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि गवर्नमेंट प्रमोट करे ऑफ हेल्दी डिबेट्स इसको, और डिस्कशन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़रूरी है जिस तरह आप आज इसको डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हमारी जो यूथ है 60% पाकिस्तान के अंदर, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डिटरमिन कर सकें कि वो अपने सोशल गैजेट यूज करते हुए कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करेंगे, और इंडिविजुअल लेवल भी और लेवल पे भी वो कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे पॉजिटिव में कि स्टेट और सोसाइटी को नुकसान ना हो। फिर हमें काम करना है, वो ये करना है कि हमें बैन नहीं किसी भी सोशल नेटवर्क को या गैजेट्स को, या हमने पीपल दे आर टॉकिंग अबाउट सम बैन ऑन द यूट्यूब एंड, तो हमने बैन करने की बजाय उसके इस्तेमाल को बेहतर बनाना है और अपनी नौजवान नस्ल को ट्रेनिंग देनी है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो गवर्नमेंट है डेफिनेटली बहुत सारे ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकती है, सेमिनार कर सकती है, उसमें एकेडमिया को, सिविल सोसाइटी को, बिजनेसमैन को, उसको तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया जा सकता है, सोशल मीडिया के लोगों को ऑन बोर्ड लिया जा सकता है। तो अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है। उस कुछ स्पेसिफिक भी स्टेप्स हमने लेने हैं जो कि गवर्नमेंट को लेने पड़े, उसमें मैं गवर्नमेंट के साथ एग्री करता हूँ कुछ चीजों के अंदर। जो एज लिमिट है जो स्मार्टफोन करने की, वो हमें डिटरमाइन करनी पड़ेगी कि एक कौन सा जो एज ग्रुप है वहां से हम स्मार्टफोन्स को अलाउ कर सकते हैं अपनी नौजवान नस्ल को। फिर जो दूसरा कंपोनेंट है वो है कि पेरेंट्स जो है वो उनकी गाइडेंस या उनकी जो मॉनिटरिंग होगी टुवर्ड्स चिल्ड्रन वो कैसे होगी, उसको बेहतर बनाने की है। उसके बाद हमने जनरल अवेयरनेस के साथ जो हमने लाइक इन अदर फेक जर्नलिज्म है, या इन अदर वर्ड्स लिविंग इन ट्रूथ पोस्ट ट्रूथ वर्ड्स, तो हमने अपने नौजवान नस्ल की आगाही देनी है कि उसको कैसे मालूम होगा कि कौन सी जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो डिस इंफॉर्मेशन नहीं है, सही, और और उसने उस इंफॉर्मेशन को चैनलाइज या यूटिलाइज कैसे करना है। तो ये वो सारे हैं। तो नौजवान नस्ल हमारी बहुत, देखें आज के नस्ल को लाइक इट इज डिफिकल्ट टू रेडिकलाइज। राइट, आज नौजवान जो है वो बहुत खबर हो चुका है और उसको रेडिकलाइज करना इस वक्त आसान नहीं है। तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और स्टेट पॉलिसी का सक्सेस। लेकिन देखें ऑन द अदर हैंड हम इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हमने समझना है वो डेफिनेटली ये है, ये एक इमोशंस की जंग है आइडियाज के साथ साथ। आइडियाज और डॉक्टर साहब, इमोशंस दे आर डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो इमोशनल साइड है इसके ऊपर अभी हम आते हैं।
ज़रा मुझे जाना है आसिफ शुजा खान साहब की तरफ और देखना। आसिफ शुजा खान साहब, एक तो 9/11 ने इम्पैक्ट किया जो हमारा समाज था, जो मुआशरा था, जो मईशत थी, मुआशरत थी, लेकिन एक पहलू हमेशा से हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं कि इसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल लॉस हुआ है उसको कभी हमने अकाउंट फॉर नहीं किया, कभी उसको हमने गिना नहीं है, कभी हमने उसको एक्यूमुलेट नहीं किया कि 9/11 के जो 20 साल अभी भी जो सूरत हाल चल रही है अफगानिस्तान के अंदर और हमारी ट्राइबल बेल्ट के अंदर, वहाँ पर भी जाहिर है कि इन्वायरमेंट बहुत डैमेज हुआ। आप एक इन्वायरमेंटलिस्ट के तौर पर इसको कैसे देखते हैं कि क्या कितना नुकसान था और उसका जो इम्पैक्ट है मुआशरे के ऊपर वो क्या हुआ? थैंक यू वेरी मच मुनीर साहब। एक तो अफगानिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखें और उसके डेमोग्राफी देखें तो ऑलरेडी वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस से गुजरता आया है। अफगानिस्तान की आबादी तकरीबन 4 करोड़ के नज़दीक है और वहाँ एरिडिटी शुरू से ही प्रिवेल करती है। उनकी एवरेज जो रेन है वो सिर्फ 327 मिलीमीटर है, जो कि बहुत कम है। और सिस्तान का जो वेटलैंड बड़ा मशहूर है और वहाँ पे उस वेटलैंड में 2003 में 99% पानी जो है वो ख़त्म हो गया था। तो नतीजतन लोगों ने माइग्रेशन शुरू की। 1964 से जब आप देखें ये वार्स होती रहीं और 1995 तक मैक्सिमम माइग्रेशन हुई। फिर उसके बाद ये 2003 का जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे ड्राउट शुरू हो गया तो लोग जो है शहरों की तरफ मूव कर गए। और इस वक्त काबुल की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन की तरफ चली गई है। अब वार के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े हैं कि जो रही सही ग्रीनरी थी वहाँ पे वो एक असेसमेंट के मुताबिक 2% जो है टोटल फॉरेस्ट वो ख़त्म हुए। सिर्फ 3% फॉरेस्ट अफगानिस्तान में मौजूद थे, जिसमें से 2% जो है वो वैसे ही इसमें। और 80% वहाँ के जो लोग हैं उनका जिंदगी पे लाइवलीहुड जो है वो हर्डिंग पे है। वहाँ पे जो चरावे हैं वो जाते हैं, पॉस्चर जो उसकी लैंड है तकरीबन 46% तो पॉस्चर लैंड है, बहुत कम जैसे मैंने कहा कि दरख्तों की वहाँ पे कवर है 3%। और एग्रीकल्चर लैंड भी वहाँ पे बहुत कम है। एग्रीकल्चर लैंड सिर्फ 12% वहाँ पे लैंड है और वो भी उसमें अक्सरियत जो है कई लैंड माइंस भी हैं या काफ़ी सारे प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान में जब भी ये जंग हुई उसके बाद के कभी किसी ने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वो नहीं किया, बल्कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का भी वजूद जो था वो ना होने के बराबर था। यूनाइटेड नेशंस ने कोशिशें की और वहाँ पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी एस्टेब्लिश की गई। ये अमेरिकन वार के बाद वहाँ पे यूनिसेफ और वाश प्रोग्राम और ये शुरू किए गए हैं। तो अब कुछ उन्होंने एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त स्टेटस है वहाँ एनवायरनमेंट का वो काफ़ी बुरे हालात में है कि जो फौजी ज़ख्मी हुए, जो लोग ज़ख्मी हुए वार के अंदर, तो वहाँ हॉस्पिटल के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस आई। तो हॉस्पिटल वेस्ट कहते हैं गलियों के अंदर नज़र आता है, वो दरियाओं में पानी के जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर जाता है। तो उस तरफ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। पानी का बहुत बड़ा इशू है, जो कंटेमिनेशन हुई है पानी की वार की वजह से, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है अफगानिस्तान के लिए। तो अब उन्होंने हैफेजर्डली 12 डैम प्लान कर दिए हैं। अब उसका डाउन स्ट्रीम क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, काबुल रिवर के आएगा जिससे पाकिस्तान भी मुतासर होगा। जो माइग्रेशन पीछे हुई है उसकी वजह से शहरों के ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया आपको, तो पानी की वहाँ मांग बढ़ी है। फिर हमारे मुल्क में
तकरीबन पाकिस्तान के मुताबिक 1.7 मिलियन इस वक्त अफगान लोग जो हैं वो पाकिस्तान शिफ्ट हुए और कैंपों में इस वक्त यूएनएचसीआर के जो कैंप्स हैं उसमें रह रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है कि वो जहाँ जाना चाहते हैं जाते हैं, जिसकी वजह से उस इलाके की बिल्कुल जो है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वो वाज़ेह नज़र आती है। तो ये मेरा ख्याल है किसी इंटरनेशनल और जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम है, इनको चाहिए कि उस पर कोई अमेरिका ने भी फैसला किया कि वहां से फौजें निकाल रहे हैं और देखा तो जाए कि इस वक्त क्या स्टेटस है वहां पे। उनकी जो फॉरेस्ट जो ज़ाया हुए हैं, चिलगोजा के बहुत बड़े फॉरेस्ट थे वहां पे, पाकिस्तान में बहुत फल आता था अफगानिस्तान से, आपको याद होगा। अब वो चीज़ें नहीं रही, वहाँ बागात को बड़ा फर्क पड़ा है और वहाँ का इकोसिस्टम जो है, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं कि बहुत लॉस हुई है वहाँ पे। तो ये चीज़ें कहीं अकाउंट फॉर हो नहीं रही। इसका मतलब है कि कोई स्टडी अभी कोई ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है, चाहे वो नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं हुई, छोटी छोटी स्टडीज की गई हैं, लेकिन कोई इस तरह से नेशनल लेवल पे स्टडी नहीं की गई। तो उसका नतीजा ये निकला है कि वाइल्ड लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। वाटर की वजह से जो वेटलैंड्स खुश्क हुए हैं वो ये वो, तो ये मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे यूनाइटेड नेशंस को इंटरवीन करके उसमें एक कम्प्रिहेंसिव स्टडी की जाए और उसके फिर ट्रांसबाउंड्री इफेक्ट देखे जाए कि पाकिस्तान में उसके क्या इम्पैक्ट पड़े। इवन कल्चर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। आपने देखा है पेशावर में ये सूरत हाल नहीं थी जो इस वक्त है बाकी इलाकों में, और ज्यादातर लोग जो हैं वो माइग्रेट हुए हैं पेशावर में और कराची में गए हैं, कोयटा की तरफ गए हैं। तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट देखना चाहिए कि सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, उस पर बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, एयर क्वालिटी पे क्या है। एयर क्वालिटी का तो आपको पता ही है कितनी बड़ी बम्बार्डमेंट वहाँ पर हुई, डेजी कटर भी मारे गए, सब कुछ किया गया। जो वहाँ पे पहाड़ थे उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा वार्स हुई हैं। तो ये चीज़ें सारी देखने वाली हैं और इसका डैमेज असेसमेंट करना चाहिए और फिर उसको रिवाइव करने के लिए इन इदारों को आगे आना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे इसको देख रहे हैं। आसिफ शाह खान साहब, अभी अमेरिका जो है वो पेरिस एग्रीमेंट से भी निकल गया है, WHO से भी निकल गया है। तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर है कि जिसने नुकसान पहुंचाया है, जिसने अपने कोई स्ट्रेटेजिक और वेस्टेड इंटरेस्ट कोट एंड कोट उन्होंने हासिल किए हैं, तो बेसिक इन्वेस्टमेंट जो है इन्वायरमेंटल असेसमेंट के लिए तो उसको करनी चाहिए। वो तो जाहिर है कि ट्रंप, जैसे अभी बात हो रही थी कि अभी भी उन्होंने बयान दिया है कि हम हमारी चूंकि असला साज फैक्ट्रियां हैं और उन्हीं की बुनियाद के ऊपर जंग हमारे लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं, तो वो तो अगर ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि अमेरिका तो जंग कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि वट्टा मार के दूसरे को, वो तो जंग निकालता है वहां से। तो ऐसी सूरत हाल में कैसे मुमकिन है कि जब जिसने नुकसान पहुंचाया है वो ही इसको असेसमेंट के लिए राजी तो नहीं हो सकता? वो देखिए, उसमें सिर्फ अमेरिका नहीं है, उसमें नेटो की पूरी उसमें तकरीबन सारा यूरोप इन्वॉल्व है और यूएन में ये बात अगर उठाई जाए वहाँ पे, अब ये तो अफगानिस्तान का अपना मामला है, उनको चाहिए कि वो इस बात को यूनाइटेड नेशंस में उठाएं ताकि ये सारे जो कोalition पार्टनर्स हैं ये मिल के वहाँ पे असेसमेंट करें और जाते हुए ये देखें कि इस वक्त उनका क्या स्टेटस है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये बड़ा ज़रूरी है, वरना जो डाउन स्ट्रीम मुल्क हैं जैसे हमारा पाकिस्तान का भी है, अगर काबल रिवर जो है इसमें पानी का फ्लो कम होता है, वेटलैंड्स पे इफेक्ट पड़ता है, माइग्रेटरी बर्ड्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि इस वक्त क्या स्टेटस है। तो ये एक रीजनल स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मैं समझता हूँ सबसे अच्छा इदारा जो है वो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उसको आगे आना चाहिए। इसको पिच करेगा जब इसका ट्रांसबाउंड्री इफेक्ट है, तो क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर नहीं इसको पिच कर सकते यूनेप को? लेकिन इसके लिए आपको पता है स्टडीज के लिए फंड्स भी चाहिए होते हैं। दोनों मुल्क जो हैं वो अंडर स्ट्रेस हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं। इसमें जो कोalition पार्टनर्स हैं मैं समझता हूँ उनके पास इतने वसाइल हैं कि वो इसमें आगे आ सकते हैं। और हमने सुना भी था कि जो
मुल्क जब यहाँ से जाएंगे तो वो एक स्टडी करके जाएंगे और ये असेसमेंट करेंगे कि इसका कितना डैमेज हुआ वार के दौरान। ये लेकिन हुआ नहीं, वो अर्जेंसी में कुछ निकलना पड़ा है। तो वो अब तो जा रहे हैं सारे वहां से, तो मेरे ख्याल स्टडीज पता नहीं कब होगी। वैसे आसिफ शाह खान साहब रेस्ट एश्योर अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं जा रहा है, शायद वो थोड़ा अपना असर रसूख और अपनी फौजें अपने ट्रुप्स थोड़े कम कर देगा, लेकिन इस तरीके से एकदम वो खला छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि अगर जो स्ट्रैटेजिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये यकीन रखते हैं कि अगर वो इस तरह से एकदम निकल जाएगा तो बहुत बड़ी खाना जंगी जो है वो हो जाएगी और तालिबान का एक बार फिर जो है वो असर नफूज उस हद तक बढ़ जाएगा कि पूरे रीजन की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाएगी। ये एक एनालिसिस है जो चल रहा है। जी मुनीर साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है और हम सुन भी रहे हैं कि वो कहते हैं जो ही अमेरिकन निकलेंगे वहां से तो हम काबुल पे कब्जा और कर उसके लेंगे। कुछ असरात जो हैं वो आपने देखा होगा कि जब देखिए जो डैमेज हुआ है, वो जो डैमेज हुआ है अफगानिस्तान में, जो इतना असला इस्तेमाल किया गया, जो इतना बारूद इस्तेमाल किया गया, उससे जो कंटेमिनेशन हुई है उसकी जिम्मेदारी तो तमाम ममालिक पर है। वो यूरोप पर भी है, वो अमेरिका पर भी है, सिर्फ अमेरिका तो उसका जिम्मेदार नहीं है। सही। तो हम तो ये कहते हैं कि जो डैमेज हुआ है उसको तो असेस कर लें, बिल्कुल सही। उसके ट्रांसबाउंडरी इफेक्ट्स देखें, उससे पाकिस्तान कितना डैमेज हुआ है। हमारे यहाँ भी तो आप देखिए ना कि 17 लाख लोग जो हैं वो कब से यहाँ पर क़याम फरमाया हुआ है उन्होंने, उसके क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट हो रहे हैं। हमारे सारे जंगलात कट गए हुए हैं, हमारे वहाँ पे वाइल्ड लाइफ पे बहुत बड़े इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो ये चीजें देखने वाली हैं। बिल्कुल सही। मैं वापस जाऊंगा डॉक्टर इमरान अशरफ साहब। अभी ये जो आप इमोशनल इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, तो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को बीच में आना ज़रूरी था। जैसे आसिफ शाह खान साहब ने कहा कि ये सिर्फ इन्वायरमेंट की बात नहीं है, वहाँ का कल्चर भी बदला है और वहाँ की जो समाजियात हैं वो भी पूरा का पूरा लैंडस्केप जो समाजियात का है वो बदल गया है। अब जब भी ये सिर्फ एक वॉरफेयर नहीं है, बल्कि आपने पूरी कौम के जो सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट है वो सारे का सारा बदल दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ। अब उसकी इन्वायरमेंटल रिकवरी की जैसे है कि जब तक असेसमेंट नहीं होगी, 20 साल में अभी तक तो कोई असेसमेंट नहीं हुई, लेकिन जो सोशो कल्चरल असेसमेंट है वो भी नहीं हुई। और जो आप सोशो इमोशनल इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, वो मतलब बहुत सारी स्टडीज ऐसी होना बाकी हैं 20 साल के बाद। तो ये कैसे कौन से स्टेप्स ऐसे लिए जाएं, खासतौर पे हम चलें अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी के भी बात करनी चाहिए, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर है वो कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं उस इम्पैक्ट को। डॉक्टर इमरान अशरफ साहब, माइक ऑन कीजिएगा प्लीज। जी मैं आसिफ खान साहब की को इंडोर्स करते हुए आगे बढ़ा मैं ये कहूँगा कि जी बिल्कुल ये है कि ये जो अनइक्वल डेवलप बिटवीन द रीजन है ना या प्रोविंसेस होती है, वो फ्यूल प्रोवाइड करती है हाइब्रिड वॉरफेयर को, और जो इसको यूज कर रहे होते हैं कौम के खिलाफ, वो इन्हीं स्लोग्स को फिर इस्तेमाल करते हुए नौजवान नस्ल को अट करते हैं कि आपके इलाके में तो तरक्की नहीं हुई, प्लान जो है वो तो बहुत आगे निकल गया और आपका जो इलाका है या रीजन प्रोविंस है वो तो बहुत पीछे है। तो ये वो सारी की चीजें हैं कि अगर रीजनल डेवलपमेंट या की इक्विटेबल असेसमेंट के साथ बाकायदा क्या चीज जरूरत है अगर वहां पर ना दी जाए, तो यकीनन ये चीज भी वॉरफेयर या फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, ये जिसको हम न्यू वॉरफेयर भी कह सकते हैं, उसका एक टूल बन जाता है और फिर लोग और खासतौर पर नौजवान नस्ल इसके असर को कबूल करते हैं। अच्छा डॉक्टर, अगर हम बात करें इमोशंस की, तो ये पर्टिकुलरली हम फिफ्थ जनरेशन फिर की बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं दिस वॉर इज कंपोज ऑफ ट्रिनिटी ऑफ क्वेश्चन, चांस एंड। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपने यूथ या लोगों के अंदर या कौम के अंदर वो डेवलप करनी होती है। वो लिंक प्रोवाइड का होता है जो स्टेट और उनकी ध्यान किसी भी वजह से उठ रहा हो। अब वो इमोशनल जब लिंक है तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है, वो कैसे टूटता है और किस किस जगह होता है, आपको नीड असेसमेंट की जरूरत होती है। आपकी से मैं इतफाक करता 100% कि आप स्टडीज की जरूरत होती है, सिस्टमैटिक और एकेडमिक स्टडीज की जरूरत होती है,
आपको गवर्नमेंटल सरपरस्ती ये इंस्टीट्यूशन सरपरस्ती की जरूरत है कि आप ये देखें कि आया इस वक्त हमारी जो है वो उसका जो इकोनॉमिक फैक्ट है वो उसके उस बॉन्ड को जो उसके और स्टेट बयान है वो उसको मुतासिर कर रहा है, या पॉलिटिकल फैक्ट है, या उसकी एसोसिएशन है, या उस जो स्टेटस या आइडेंटिटी है उसके साथ उसको को ऐसा प्रॉब्लम है। तो ये इंटीग्रेशन जो है ये एक स्टडीज के जरिए से आती। हमारे यहाँ हायर एजुकेशन के सरपरस्ती में यूनिवर्सिटीज काम कर रही है, लेकिन मैं एग्री करता हूँ कि उस तरह आम नहीं हो रहा। उसकी कुछ जो जो उसका एक प्रैक्टिकल में नजर आए उस रीजन है। उसकी रीजन है कि एक हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं उस हद तक यूटिलाइज नहीं होते, और अगर यूटिलाइज होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा आपका माइक बंद हो गया उसको डॉक्टर। उसका जी जी ठीक जी आ रही आवाज। तो जी बिल्कुल। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसमें हमारे यहाँ जो शेयर है वो बहुत कम है। जब आप डीरेडिकलाइज करना था इस यूथ को हमने, तो उनका शेयर हमने बढ़ाया था। कैसे बढ़ाया था? उनका हमने बढ़ाया था उनके यहाँ दे के उनको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की थी। जब हमने बढ़ा था तो उनके हमने यूथ पार्लाई और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की उनकी। जब हम आना था उनका इंटीग्रेट करना उनको कौम के साथ, में हमने उनको लिंक और स्टेट के साथ प्रोवाइड करना था, मॉनिटरिंग करनी थी, तो हमने उनको लैब दिए, हमने उनको ये इंटरनेट कनेक्शन एटसेट्रा इन ऑर्डर टू जस्ट नॉट ओनली जस्ट टू फैसिलिटेट, लेकिन हम उनके कांटेक्ट रह सकते थे और हम उनकी मॉनिटरिंग भी कर सकते। एक सेल फोन है, एक लैपटॉप है, आपका इंटरनेट कनेक्शन है, वो सिर्फ आपको फैसिलिटेट नहीं कर रहा, वो आपकी लोकेशन भी बता रहा है, आपकी मॉनिटरिंग के लिए डिफरेंट जो इदारे हैं वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यस आई एग्री कि स्टैटिक स्टडीज होनी चाहिए जिसमें एक कंप्रिहेंसिव और कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए, जिसमें स्टेट इंस्टीट्यूशंस और उसमें यूथ और एकेडमिक मीडिया इन तमाम लोगों को इंटेग्रेट करके हम आगे बढ़े। आई एग्री इस तरह हम इससे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आसिफ शाह खान साहब, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि जाहिर है कि ज़्यादा इम्पैक्ट तो अफगानिस्तान के अंदर था इन्वायरमेंट का, क्योंकि वहाँ पर बमबारी ज़्यादा हुई और सारी सूरत हाल, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है जैसे इमिग्रेंट्स की वजह से और जो माइग्रेशन यहाँ इस तरफ को हुई उसकी वजह से, और उन्होंने अब ज़ाहिर है कि 1.7 मिलियन, पहले तो इससे भी ज़्यादा थे, 30 लाख अफराद इतने यहाँ पर आके रहते रहे जब अफगान वॉर शुरू हुई थी। वो बहुत सारे साल 3-4 डेकेड्स हो रहे। उसके बाद फिर अब 20 साल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म कोट एंड कोट, इसको भी हो गए। क्या हम अपना केस जो है एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यूनेप को और जो हमारे अमेरिका और नाटो के जो कंट्रीज जिन्होंने ये सारा यहाँ पर एक पूरा वॉरफेयर चलाई है, क्या हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर स्टडी के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते फंडिंग के लिए? अगर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जैसे है वो एक बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही है इस वक्त, तो क्या स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, अगर उनको कोई आइडिया पुट अप किया जाए कि दे शुड टेक इट अप, कि अब 20 साल हो गए हैं, 20 साल के बाद एटलीस्ट हमारे इन इलाकों की इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट या स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसका तो असेसमेंट की जाए कि हमें कितना नुकसान हुआ इस वॉर की वजह से। मुनीर साहब, ये जो अफगान मज़ाकरात जो हो रहे हैं इस वक्त, जी जी, ये बेहतरीन टाइम है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को भी शामिल करवाए कि जी देखिए, आपका जहाँ इतना बड़ा एनवायरनमेंट का नुकसान हुआ है वहाँ हमारे भी इतने बड़े लॉसेस हुए हैं एनवायरनमेंट के बारे में। तो ये भी एक उसमें कंडीशन रखी जाए कि जब ये सारा वो करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो हमें बताइए कि आप क्या छोड़ के जा रहे हैं हमारे लिए, हमारी आइंदा नस्लों के लिए क्या कुछ है। देखिए, अगर फॉरेस्ट जो है 2% लॉस हुआ है जंग के दौरान, इसमें अफगानियों का क्या कसूर है? वो कम से कम वो फॉरेस्ट ही उनको वापस लौटा दें। वहाँ एरिड सूरत हाल है, जैसे मैंने आपको बताया कि बारिशें बहुत कम है,
पानी का बहुत बड़ा इशू है वहां पर, तो कम से कम फॉरेस्ट्री में उसकी मदद कर दें। ये तो क्लाइमेट चेंज के भी मामलात हैं जहां इन बड़े मुल्कों की जिम्मेदारियां हैं, इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट में वादे किए हैं। तो ये मेरे ख्याल एक बेहतरीन वक्त है जो इस्तेमाल किया जा सकता है, और हमारी वजारत खारजा इस चीज़ को पॉइंट आउट कर सकती है। अच्छा, मैं वापस डॉक्टर इमरान अशरफ साहब, हमने कोई एक अंदाजे के मुताबिक कोई 70 से 80 हज़ार जिंदगियां जो हैं वो खो दी हैं वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, और जो भी यहाँ पे, और हमारा ट्राइबल बेल्ट का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, समाजी भी हुआ, मैशत और मुआशरत, सारा कुछ हमारी ट्राइबल बेल्ट से तबाह बर्बाद हुआ। अब वहाँ पर ये सूरत हाल है डॉक्टर इमरान अशरफ साहब कि वहाँ पर नौजवानों के अंदर एक रिजेंटमेंट भी आ गई हुई है, और वो अपने हकूक की बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन स्टेट जो है वो उनको बिल्कुल किसी और नज़र से देख रही है। वो समझ रही है कि शायद ये भी कोई 5th जनरेशन वॉरफेयर के कोई एजेंट या उसके हवाले से, हालांकि वो इसको डिनाई करते हैं, वो पाकिस्तान का झंडा भी उठाते हैं, पाकिस्तान के हक में बात भी करते हैं, लेकिन समटाइम्स वो जो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ हैं, तो ये जो एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी बात है कि वो खुद को पाकिस्तानी समझते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी इदारों की जो पॉलिसीज़ हैं वो उनसे भी इख्तलाफ करते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ है हमारी ट्राइबल बेल्ट के अंदर, ख़ास तौर पे नौजवानों के अंदर, चलें बहुत ज़्यादा नहीं, कहते हैं कि चलो किसी हद तक ये वहाँ पे ये हो चुका हुआ है, तो इसको हम कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं और कैसे इस इम्पैक्ट को हम ख़त्म कर सकते हैं? मैं इसमें ये कहूँगा कि इसे कॉन्फ्लिक्ट अगर हो, और मैं इसे डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन कहूँगा, तो डाइवर्सिटी डेवलपमेंट इन एकेडेमिया, और एक अच्छी चीज़ है वो ये है, माइक बंद हो गया सर आपका। आपका इशारा है उन लोगों को प्रॉपर हर एक फोरम के ऊपर सुना भी गया, और असल में रियासत के पास जो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए आइडेंटिफाई करते हैं कि आया जो मूवमेंट है, कोई सोशल मूवमेंट है, कोई पॉलिटिकल है, वो उसके लिंकेजेस कहाँ और कैसे ने उसको आप इंटीग्रेट कैसे करना है, मेन स्ट्रीमिंग कैसे करनी है। उस मेन स्ट्रीमिंग के लिए फिर बहुत सारी टेक्निक्स, पॉलिटिकल लीडरशिप और बहुत सारे डेमोक्रेसी है, हमारी मिलिट्री लीडरशिप है, हमारे एकेडेमिया है, के लोग हैं, ये सारे मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बनाते हैं और उससे डील किया जाता है। इन अदर वर्ड्स उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको और इंक्लूड किया जाता है, उनको मेन स्ट्रीमिंग की जाती है सोसाइटी के अंदर। अब उस पर देखा ये जाता है कि ओके, अब जो स्लोगन है वो क्या रेज किया जा रहा है, फिर उसमें है कि डिमांड्स जो हैं वो 3, 4, 5 बहुत सारी होती हैं, वो कौन सी हैं, उसमें कितनी हैं जो एड्रेस हो चुकी हैं। फिर है कि कनेक्शन, ऐसा तो नहीं कि कोई फॉरेन फंडेड हो रही हो, उसकी जो प्रोफाइल लीडरशिप की वो प्रोफाइल कैसा है, उनकी प्रोफाइलिंग के अंदर फिर बहुत सारी चीज़ आइडेंटिफाई होते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त रियासत जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर काम कर रही है वो मेन स्ट्रीमिंग के ऊपर काम कर रही है और इनकॉर्पोरेट कर रही है सोसाइटी में, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो फाटा हो, जिसमें एक बड़ी आपको अभी एग्जांपल मिलेगी, वो है मर्जर। उसमें हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के भी बहुत सारे लोग जो है वो उससे इख्तलाफ थे, उसके बावजूद जो यूथ है वो ये चाह रही थी बर्जर के पी, और डेफिनेटली उसको हमारी रियासत लाया, और जो यूथ है उसकी बात को ही लेके आगे चले और बर्जर फाटा हुआ। अभी दो तरह की जो मेन स्ट्रीमिंग है वो हो रही है, एक है रिटन, एक है अनरिटन, बट कंसेंसस आर देयर। अब हमारे यहाँ इदारों के अंदर ये कॉन्सेंसस मौजूद है कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान हो, ट्राइबल बेल्ट हो, ये जो हम इसको वो जो कि इससे पहले डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट फोकस्ड एरियाज नहीं थे, वहां से जब स्टूडेंट्स आते हैं हमारे, तो हम उनको प्रेफर करते हैं कि हम उनको अकोमोडेट कर सके अपने इदारों। उसके बाद जब जॉब्स के लिए जाते हैं तो इनके लिए ना सिर्फ कोटा है बल्कि जॉब्स वहां पर प्रेफर किया जाता है इनको इंटरव्यू के अंदर, और बैरियर्स हैं, चाहे वो लैंग्वेज बैरियर हो, चाहे एकेडेमिया के हो, तो उसको उनके कॉन्टेक्स्ट में रह के देखा जा सकता। फिर उनको एड्रेस किया गया है हमारे यहाँ हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर, उनको
स्कॉलरशिप दी जा रही है इंटीग्रेट करने के लिए। उसके अलावा अगर आप देखें तो सिर्फ गवर्नमेंट के हद तक नहीं, बल्कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट ने जब कोलैबोरेट किया विद अदर जो कि प्राइवेट बिजनेस ग्रुप्स हैं, लाइक आप देखें कि जो हमारे यहाँ जितने टेलीनार है, यूफोन है, ये जो हमारे यहाँ जो नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, इसके अंदर एक लैंग्वेज के अंदर एक डेस्क है कि आप उसको जब आप किसी भी के ऊपर कॉल करते हैं तो आप पश्तो के अंदर भी बात कर सकते हैं, आप बलोची के अंदर बात करते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी ये वो चीजें हैं कि आपकी मेन स्ट्रीमिंग के लिए आपको स्टेट ओन करती है और ओनरशिप आती है, तो स्टेट तो ये सारी चीजें कर रही है। हाँ, सवाल ये है कि हम अब भी ऐसा क्यों देखते हैं कि अब भी हमारे यहाँ नौजवान नस्ल कुछ बेचैन सी नजर आती है। वो उसकी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज या एवेन्यूज वो नहीं मिल पा रहे उनको। अब उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि 9/11 बाद हमारे यहाँ पूरी दुनिया में सोसाइटीज को बहुत स्क्वीज, उनका जो है बहुत लिमिटेड कर दिया गया था, और हमारे यहाँ पै दर पै जो मुख्तलिफ अंदाज में पाबंदियों से हम गुजरे हैं, उसने हमें इमोशनली या साइकोलॉजिकल जो हमने कहा, उसके हमें हमारी बाकी जो एक्टिविटीज हैं और हमारी टुवर्ड्स स्ट्रीट अप्रोच है उसको भी उसने बहुत ज्यादा इम्पेक्ट किया है। तो एक और इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स को ये करना चाहिए, बताना चाहिए अपने लोगों को कि देखिए जो भी पॉलिसीज बना रहे हैं वो पॉलिसीज कौन सी ऐसी हैं जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट के कंपैटिबल हैं, और अपने आप को कंपैटिबल रखने के लिए, नॉट कंपैटिबल रखने के लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट को हमें ये करना है। फॉर FATF के ऊपर आप देखें कि अपने एक लेजिस्लेशन कर रहे हैं, ये इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, दैट इज द डिमांड ऑफ द ग्लोबल। अब इसी तरह टेररिज्म एक ग्लोबल इशू है, उस पर भी हमने जो डीरेडिकलाइजेशन की है, डेफिनेटली उसको अपने यूथ को इंकॉर्पोरेट किया है, और हमने उस प्रोसेस के अंदर जब इंकॉर्पोरेट किया है तो हमने उनको डीरेडिकलाइज कर दिया है। आज हमारी यूथ जो है वो डीरेडिकलाइज है। तो स्टेट पे यस आई एग्री कि हो रही हैं चीजें, उनको जो फोकस करना है वो मेरे ख्याल में इकोनॉमी करना है। इस वक्त अगर हमारे यहाँ से स्टूडेंट एक BS करता है या अपने डिग्री लेता है तो उसके पास जॉब्स नहीं है, तो वो इकोनॉमी जो इंटीग्रेशन है वो नहीं हो पा रही। और मैं आपको बिल्कुल अब टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुझे फाइनल कमेंट जो है वो आसिफ शाह खान साहब से भी लेना है। आसिफ शाह खान साहब, जैसे अभी डॉक्टर इमरान अशरफ साहब बात कर रहे थे कि एक बेचैनी की कैफियत हमारे नौजवानों के अंदर पाई जाती है, ज़ाहिर है उसकी कुछ समाजी वजूहात भी हैं और कुछ मुआशी वजूहात भी हैं, और एक तो 9/11 की वजह से पूरी इकोनॉमीज़ जो हैं वो श्रिंक हुई और सारी हम रिसेशन की तरफ गए, फिर वो पिक्ड अप, फिर अब कोई कोविड की वजह से जो है वो भी हम एक लंबे अरसे के लिए मेरे ख्याल हम रिसेशन में चले जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में वो कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं कि जहाँ पे नौजवानों को इंगेज करें तो एटलीस्ट उनको कुछ सोल सेटिस्फेक्शन हो या उनकी जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो? कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ आप सजेस्ट करते हैं कि इनिशिएटिव सजेस्ट करते हैं कि जिसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ले और वो 5th जनरेशन वॉर को कम्बैट भी करते हुए और यूथ को इंगेज करते हुए उनको स्ट्रेस से निकाल ले? खान साहब कहते हैं ना कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। आप नौजवानों को फारग बिठाएंगे तो वो इस किस्म के कामों में इन्वॉल्व करेंगे, कीप देम एंगेज्ड। तो इसके लिए एक नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करना चाहिए गवर्नमेंट को, फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे, जहाँ पे पढ़े लिखे नौजवानों को आप सारा दिन एंगेज रखें, उनको काम दें। ये देखिए मुफ्त की लेबर है आपके पास, आप उनको थोड़ी बहुत एक जेब खर्च कर ही रहे हैं, आप एहसास प्रोग्राम भी चला रहे हैं। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में जब भुट्टो साहब थे तो उन्होंने NDVP एक प्रोग्राम शुरू किया था। जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन की तो कोई शख्स भी बेरोजगार नहीं था। ये NDVP का इतना जबरदस्त प्रोग्राम था कि यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही उसका स्कॉलरशिप शुरू हो जाता था और उसको इंटर्नशिप के लिए कहा जाता था कि आप जाएं, किसी इदारे को आप ज्वाइन कर लें। उनके लिए लाजिम था कि हर इदारा जो है वो इंटर्नशिप के लिए इनकार नहीं करेगा।
सर जब आप कौम के नौजवानों को खुला छोड़ देंगे और उनको आप जिम्मे लगाएंगे, काम लगाएंगे कि सारा दिन गालियां दो बैठ के इंटरनेट पे, तो यही कुछ होगा ना। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कहा कि ये एक सोशल जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू है, बल्कि ग्लोबल लेवल पे, कि इतना ज्यादा हम लोगों को फ्री टाइम है लोगों के पास गपशप लगाने का और इस तरह की बातें लिखने का। अब देखें, आप कंट्रोल तो कर नहीं सकते इस तरह से। द ओनली थिंग इज कि आप लोगों को बिजी रखें। मैं देखता था कि हमारे ऑफिस वगैरह में जब आप ऑफिसर खुद सारे काम करता है तो सारे लोग काम छोड़ देते हैं। नहीं, आप डेलीगेट करें, गिव देम टास्क, गिव देम सम स्टडीज। हमें तो बहुत जरूरत है पाकिस्तान में इस किस्म के स्टडीज देने की, करने की। एनवायरनमेंट की स्टडीज हैं, सोशल स्टडीज हैं, आपने अभी कल्चर की बात की, इन चीजों के ऊपर लगाएं बच्चों को। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया कितना खर्चा आ जाएगा मुनीर साहब, कितना खर्चा आ जाएगा? इसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चे वाली बात नहीं, बुनियादी तौर पर मैकेनिज्म डेवलप करके इंगेज करने की सिर्फ लैक ऑफ प्लानिंग है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ शुरा खान साहब इसका, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान अशरफ साहब आपका भी। और नाज़रीन, इस वक्त जो हमें इस पूरी गुफ्तगू के बाद जो बात समझ में आती है वो ये है कि जब तक आप अपने लोगों को इंगेज नहीं रखेंगे मुख्तलिफ तरह की जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर, तब तक स्ट्रेस जो है वो बढ़ता रहेगा और 5th जनरेशन वॉरफेयर की जो टेक्निक्स हैं वो दुश्मन आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करता रहेगा। और आपके अंदर ज़ाहिर है कि यहाँ पे समाजी मसाइल भी हैं, सियासी मसाइल भी हैं, माशरती मैशत और ये सारे इंगेजमेंट के इश्यूज़ भी हैं, और उनको एक्सप्लॉइट करके आपके जो नेगेटिविटी है माशरे के अंदर उसको प्रमोट करना डेफिनेटली इज़ वन पार्ट ऑफ इट, जिसकी वजह से आप अपने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं और उसी वजह से आप अपनी जो हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ख़िलाफ़ भी बात करते हैं। हर चीज़ जो है ना रियासत के इदारे की ख़राब होती है और ना सरकार की ख़राब होती है। बुनियादी बात ये होती है कि उसको प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है, और उसके अंदर जैसे अभी आसिफ शुरा खान साहब ने और डॉक्टर इमरान अशरफ साहब ने कहा कि बुनियादी बात प्लानिंग और इंगेजमेंट की है। तो उम्मीद रखते हैं कि हमारी हुकूमत जो है, जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने भी कहा है कि हुकूमत जो है वो 5th जनरेशन वॉरफेयर के जो टेक्निक्स हैं उसको कॉम्बैट करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ के अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स जो हैं और इनिशिएटिव्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करे, और यकीन रखते हैं कि हुकूमत जो है वो इस बात का नोटिस लेगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए मुनीर अहमद को DTN डेली न्यूज़ शॉर्ट से। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया।